तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 ऑन इक्विलिब्रियम। तो आज बच्चे हम शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी से। ध्यान से देखना, अब यहां पर एक फॉर्मूला जनरेट होगा और उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको कल 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स बताए थे, केपी, केसी एंड केएक्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर केपी, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन केसी एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन केएक्स। अब उनके बीच में हम रिलेशन भी देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए एक रिएक्शन है और जो रिएक्शन है ना बेटा वो गैसियस रिएक्शन में मान रहा हूं, क्योंकि प्रेशर का रोल तो गैसियस रिएक्शंस में ही होता है। तो केपी तो मुझे कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक गैसियस रिएक्शन मान लेते हैं, सपोज से दैट इज 2A प्लस B गिव्स अस 3D प्लस 4E, और ये गैसेस हैं। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने बेटा कंसीडर कर ली, सिंपल है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ डी पावर 3, प्रेशर ऑफ ई पावर 4, प्रेशर ऑफ ए पावर 2, प्रेशर ऑफ बी। सिंपल है, ये तो आप जानते ही हो। और आप ये भी जानते हो बेटा कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। कहां पड़ा है ये? आइडियल गैस इक्वेशन है ये। तो अगर इन वैल्यूज को मैं यहां पर रखूं तो बताइए ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? बताइए ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी केपी, बताइए क्या हो जाएगी? केपी, यहां क्या आ जाएगा? एनआरटी अपॉन वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, आरटी अपॉन वी पावर 3। प्रेशर ऑफ ई की जगह फिर बेटा एनआरटी अपॉन वी आ जाएगा, यानी एन ऑफ ई आरटी अपॉन वी। सही है बेटा, ठीक है। पावर 4 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी, तो वही एनआरटी अपॉन वी इनकी जगह पे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आरटी अपॉन वी स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आरटी अपॉन वी, इसका हो जाएगा पावर 1 ही है। तो सो सिंपल। सही है बेटा, स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो आरटी 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 आर कॉमन आ रहा है। आपको दिख रहा होगा आरटी आरटी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी गैस के डी ई ए बी कुछ भी हो, और वॉल्यूम क्या होता है? हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो वॉल्यूम होता है वो मोलर कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होते हैं वो मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो मुझे बताइए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? बताइए बेटा, अगर मैं ये चीज रब कर दूं, कर दे रब? चलो यहां से रब कर देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केपी, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ई पावर 3 4, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। और स्टूडेंट्स ए का कंसंट्रेशन पावर 2 है और बी का 1 है। अब आरटी आरटी बच गया हर जगह, तो यहां हो जाएगा आरटी अपॉन वी, यहां 3 और 4। ठीक है, अपॉन आरटी अपॉन वी, यहां से भी कॉमन आ जाएगा,
पावर 2 + 1। तो ये चीज तो आप समझ रहे हो, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज तो कंसंट्रेशन हो गया। तो Kp = Kc, सॉरी V कहां से आया, अब तो V होगा ही नहीं, V तो है ही नहीं, V तो कंसिडर हो गया कंसंट्रेशन में। तो RT की पावर बेटा क्या हो जाएगी, 3 + 4 7 -2 + 1 3। अब 7 है प्रोडक्ट के मोल्स 4 और 3, और 3 है रिएक्टेंट के मोल्स, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Kp = Kc, RT की पावर प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी Kp = Kc, RT की पावर ΔNg। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, लेकिन फाइनली आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट याद करनी है। याद कर लेंगे Kp = Kc, RT की पावर ΔNg। If you have Kp, you can calculate Kc, और you have Kc, you can calculate Kp। G क्यों लिखा हुआ है पता है आपको, सिर्फ गैसियस मोल्स देखने हैं। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन है जो आपको डायरेक्ट याद करना है, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। तो इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान था, और रब करने के बाद मैं यहां लिख भी देता हूं। कोई भी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हो आप, कोई भी आपकी मर्जी का, कोई रियल एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया बेटा, Kp = Kc, RT की पावर ΔNg। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, और ये गैसियस हैं सारी, और आपको कह दिया जाए कि यहां पर रिलेट करो, रिलेट Kp एंड Kc। तो बताइए कैसे रिलेट करोगे। तो हम जानते हैं Kp = Kc, RT की पावर ΔNg होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं Kp = Kc, RT की पावर प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स 3 और 1 4, गैस देखना है सिर्फ 4। बोलिए कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करने आ गया। इस एग्जाम्पल को आप साथ में नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कैसे अप्लाई करना है। बाकी क्वेश्चंस तो हम करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब रिलेशन आपको बनाना हो Kp और Kx यानी मोल फ्रैक्शन वाली टर्म में, तो क्या होगा। ध्यान से देखना बेटा। तो हमने जो रिएक्शन लिखी क्या थी, 2A + B 3D + 4E, ये गैस है। फिर से मैं एक ऐसी सी रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूं जो कि एक गैसियस रिएक्शन है, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ D का क्यूब, प्रेशर ऑफ E का पावर 4, प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ B होता है। और आपको यहां मोल फ्रैक्शन लाना है, बिकॉज Kx आप जानते हो मोल फ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया। यानी यहां पर अगर मैं आपको Kx पूछूं आपसे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो आप यही कहोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ D का क्यूब, मोल फ्रैक्शन ऑफ E का 4 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A का स्क्वायर और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यही लिखोगे। तो आपको इसमें
ऐसा लाना पड़ेगा तभी kx आएगा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो आप क्या डाल्टन्स लॉ पढ़े हो बच्चे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टूडेंट्स कहता है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अब मुझे बताइए, अगर ये इक्वेशन मैं यहां लगाऊं तो Kp प्रेशर ऑफ D क्या होगा? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D का क्यूब। ऐसे यहां पर क्या होगा? P टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ E का 4 अपॉन नीचे क्या होगा? P टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ A का स्क्वायर। यहां क्या होगा? P टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ B का क्यूब। और इसको अगर हम लिखें, आगे एक्सपेंड करें, तो Kp क्या होगा? x वाला अलग कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ D का क्यूब, मोल फ्रैक्शन ऑफ E का 4 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A का स्क्वायर, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का क्यूब। और Pt अलग कर लो, प्रेशर ऑफ T 3 और 4 अपॉन P टोटल 2 और 3। आया समझ में? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो Kp इज इक्वल टू, ये चीज क्या हो गया? ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और इसको क्या लिख सकते हो? टोटल प्रेशर 7 माइनस 5। तो 7 जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स हैं, और 5 जो है 5, ओह यहां तो गलती हो गई ना, यहां तो क्यूब है ही नहीं, तभी सोचे कहां से आ गया। 2 + 1 है 3 किसके मोल्स? रिएक्टेंट के मोल्स। यानी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है Kp इज इक्वल टू Kx प्रेशर टोटल डेल्टा Ng। एक बार नोट कर लो, देखो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स डेल्टा Ng। नोट कर लिया? चलो ठीक है, देखना बच्चे। यानी हमारा रिलेशन आया Kp इज इक्वल टू Kx टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा Ng। और हमारा Kp और Kc में रिलेशन क्या आया था? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो यहां से आप एक रिलेशन और बना सकते हो। क्या बना सकते हो बच्चे? ये जो Kc RT की पावर डेल्टा Ng है वो बराबर हो गया Kx टोटल प्रेशर Ng। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Kc इज इक्वल टू Kx प्रेशर टोटल अपॉन RT होल की पावर डेल्टा Ng, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। तो Kp Kc के बीच में रिलेशन, Kp Kx के बीच में रिलेशन, Kc Kx के बीच में रिलेशन, और क्या चाहिए? कर लेंगे। बहुत आसान है बच्चे, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कर लोगे? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। प्लीज नोट इट। तो देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर आपके सामने ये रिएक्शन है और आपसे Kc पूछा हुआ है, ये सब डाटा दिया हुआ है। समझ में आ गया? ये चीजें आपको दे रखी हैं और आपको Kc पूछा हुआ है। दिस डाटा इज गिवन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे गिवन है ये, तो कैसे करेंगे बताइए?
तो ये आपको प्रेशर के सारे डाटा दे रखे हैं बेटा इक्विलिब्रियम पे, तो केसी तो नहीं निकलेगा, केपी तो निकलेगा। तो आप जानते हो केपी इज इक्वल टू केसी होता है आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आप अलग से निकाल लो, सही रहता है। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट के मोल्स आप देखोगे 1 और 1 2, दोनों गैस हैं, ये भी दोनों गैस हैं, तो 1 और 1 2, तो ये तो 0 आ गया। ये चीज 0, तो किसी की पावर भी 0 1 होती है। इसका मतलब यहां पर केपी बराबर है केसी के। अब जो आपका केपी आएगा वही आपका केसी आएगा। केपी आप निकाल लोगे, बताओ केपी कैसे निकालोगे? प्रेशर ऑफ CO2, प्रोडक्ट देखते हैं बच्चे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर रिएक्टेंट देखते हैं, प्रेशर ऑफ CO, प्रेशर ऑफ स्टीम। इनकी वैल्यूज आप यहां रख देंगे जो जो गिवन है, और आपका यहां से केपी निकल आएगा, और जो केपी होगा वही आपका केसी होगा, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसको आप एक बार नोट कर लें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया, चलो। अब एक चीज, क्वेश्चन तो आप कर लेगा, कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है, आप भी कर लेंगे, सभी कर लेंगे, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, गैस है, और मैं कहता हूं कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन है इसकी C है, तो प्रोडक्ट की तो कोई कंसंट्रेशन नहीं है बेटा शुरू में, 0। और फिर कहता हूं कि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रिएक्टेंट कुछ ना कुछ कम हो चुका होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी, तो C में से मान लीजिए X कम हो गया, तो यहां X बन जाएगा, X बन जाएगा। समझ में आ गया? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? PCl3 की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन। हम हमेशा डाटा इक्विलिब्रियम वाला रखते हैं, तो मुझे बताइए इक्विलिब्रियम पे PCl3 कितना है? X, Cl2 कितना है? X, अपॉन PCl5 कितना है? C माइनस X, x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास PCl5 है और कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, और आपको मैं बता दूं कि इनिशियली आपको मोल्स गिवन हो, से इसके A मोल गिवन है, तो यहां 0 0 होंगे। फिर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद A में से मान लीजिए X कम हो गया, तो यहां X बन जाएगा। तो ये तो मोल्स है ना बेटा, मोल्स है, तो इनको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी? कंसंट्रेशन। ये क्या बन जाएगी? कंसंट्रेशन। ये क्या बन जाएगी? कंसंट्रेशन। आपको ध्यान रखना है, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन डायरेक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट रख देंगे, काफी न्यूमेरिकल्स में मोल्स गिवन होते हैं तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं मोल्स को, तब हमारा कंसंट्रेशन आता है, तब हम उसको फॉर्मूले में रखते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज है, अगर आपको ये नोट करनी है तो कर ही लेनी चाहिए, नोट कर ही लीजिए। फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, मजा आएगा करने में। मैं चाहता हूं वो और न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, फिर मैं आपको हर तरह के न्यूमेरिकल्स करवा सकूंगा। ठीक है बेटा,
तो इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, एक टॉपिक बनाया मैंने और उसमें लिखा रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट रिप्रेजेंटेड बाय Q, रिप्रेजेंटेड बाय Q। समझ में आ गया? तो जैसे कोई रिएक्शन मैं लिख दूं, जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन है, अगर मैं कहूं कि यहां पर K का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्क्वायर, अगर कंसंट्रेशन गिवन है, प्रेशर है तो प्रेशर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा N2 का कंसंट्रेशन, यहां आ जाएगा H2 का कंसंट्रेशन पावर 3, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? देख लो, ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, तो मैं कहता हूं दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एट इक्विलिब्रियम। ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्विलिब्रियम पे लिखा गया है। लेकिन क्या हो कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखा जाए, रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन रख दें और ऐसे ही लिख दें, तो K नहीं लिखना, Q लिखना है। क्योंकि अगर आपने यहां K लिख दिया तो आप इक्विलिब्रियम में हैं, आप इक्विलिब्रियम पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, अभी ना आई हो, तो आप Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे? Q। यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप यही एक्सप्रेशन रखते हैं तो वो Q निकलता है। और ये जो वैल्यूज होती हैं उस इंस्टेंट की कंसंट्रेशन होते हैं। ये वाली जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होती है। कौन सी कंसंट्रेशंस होती हैं? ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। और ये वाली जो कंसंट्रेशन है वो एट एनी टाइम t, जो भी आपको गिवन होगा। समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे ध्यान से बताना कि अगर Q की वैल्यू K के बराबर ही निकल आई, मान लीजिए उसी इंस्टेंट की कंसंट्रेशन रख दी मैंने, Q निकाल लिया और वो K के बराबर ही आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इसके जगह लिखूं तो एट इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपको कहूं बच्चे कि आपका Q का वैल्यू K के वैल्यू से बड़ा आ रहा हो, यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने Q की वैल्यू निकाली और वो K से बड़ी आ रही हो, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम से आगे चले गए हो और आपको इक्विलिब्रियम पे आना है। ठीक है, तो क्या आप इसका समझे मतलब? तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। समझे? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर आपका Q का वैल्यू K से स्मॉल आ रहा है, यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वैल्यू K से छोटी आ रही है, तो अगर आप K के बराबर आना चाहते हैं तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ही शिफ्ट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, इसका मतलब भी क्या? इक्विलिब्रियम पे नहीं आया, इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया जिस भी इंस्टेंट पे आपने Q निकाला। इसका मतलब है कि आपने जिस भी इंस्टेंट पे Q निकाला है वो ज्यादा आ गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, आप इक्विलिब्रियम से आगे चले गए हो। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम लाना है तो रिएक्शन को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा।
अगर Q का वैल्यू K से छोटा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम यहां है, आप अभी इसका मतलब यहां हो, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकें। तो मैंने यहां लिखा इफ Q इज लेस देन K देन, यही लाइन लिखनी है, रिएक्शन शिफ्ट्स इन, यहां क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। बोलिए समझ में आ गया? तो ये चीजें होती हैं, एक बार आप इसको नोट कर लो। यानी जो रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट जो होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं हटा देता हूं एक बार, अब देख रहे हो कैसे निकालते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या रखना है आपको, किसी भी टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आपने ले ली है। रेशियो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ reactants, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, तो जैसे वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जस्ट उसी की तरह है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक रिएक्शन कोशेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अंतर ये होता है के जब निकाला जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है, और क्यू हमें पता नहीं है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो हम किसी भी इंस्टेंट, रिएक्शन अभी किसी भी इंस्टेंट पे पहुंची है, उस पे हम वैल्यू रिएक्शन कोशेंट की निकालते हैं, और अगर वो के बराबर ही आ रही है तो आप इक्विलिब्रियम में हो, अगर के से ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन को आपको पीछे आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, अगर के से छोटी आ रही है तो आपको आगे जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये चीज है। अब सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं जहां पर आपको एक रिएक्शन गिवन हो ऐसे करके, और ये सभी गैसेस हों, ठीक है, और आपको कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि 2 moles of PCl5 are taken in 1 liter vessel at 50 degrees Celsius, so that at equilibrium one mole of PCl3, या हम ले लेते हैं 0.5 मोल ऑफ PCl3 एंड 0.5 मोल ऑफ Cl2 आर ऑब्टेन्ड। फाइंड Kc। कर लोगे क्वेश्चन? तो Kc निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस रखनी पड़ती हैं। तो मुझे बताइए, आपकी रिएक्शन है PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2। तो मुझे बताइए इनिशियली शुरू में जो कंसंट्रेशन है PCl5 की गिवन है 2 मोल्स 1 लीटर वेसल में, तो 2/1 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो ये 0 कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है,
तो इक्विलिब्रियम आने पर क्या दिया हुआ है, आपको 0.5 मोल PCl3 मिलता है और 0.5 मोल Cl2, यानी ये आपको 0.5 मोल मिलता है, यह भी आपको 0.5/1/1, क्योंकि ये मोल है, आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, क्योंकि वैसल तो बेटा 1 लीटर ही है, तो वॉल्यूम तो सबके लिए वन ही रहेगा, तीनों गैसेस के लिए। ठीक है बेटा, PCl5 कितना बच गया होगा जो यहां 0.5 बना है, प्रोडक्ट में 0.5 आपकी कंसेंट्रेशन आई है, तो ये जरूर 2 में से 0.5 माइनस हुआ होगा। समझ में आ गया? 2 में से 0.5 माइनस हुआ होगा, यानी 2/1 यानी कंसेंट्रेशन, इसमें से 0.5/1 ये कंसेंट्रेशन माइनस हुई होगी। तो ये सोल्व होकर कितना आ जाएगा 1.5, तो ये 1.5 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, Kc आप निकाल लोगे। Kc होता है PCl3 की कंसेंट्रेशन, Cl2 की कंसेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसेंट्रेशन। तो बेटा जो PCl3 है वो 0.5 है, जो Cl2 है वो भी 0.5 है, अपॉन जो PCl5 है वो 1.5 है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका Kc निकल कर आ जाएगा। तो प्लीज एक बार इसको नोट कर लीजिए।